पाकिस्तान ने कल अपने नए व्हाइट बॉल कैप्टन की अनाउंसमेंट की, जो है मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान ऑस्ट्रेलिया में पहली बार कैप्टनसी करेंगे जब वो बोथ ओडीआईज एंड टी20 में कैप्टन रहेंगे। लेकिन अभी एक अजीब सी न्यूज सामने आई है कि पीसीबी ने एक सेलेक्टर को डिसाइड किया है, वो है असद शफीक, जो टीम के साथ जाएंगे और वो डिसाइड करेंगे कि प्लेइंग 11 कौन होगा। अब आपको बता दूं कि प्लेइंग 11 की जो सिलेक्शन होती है वो किसी भी टीम में कैप्टन और कोच का काम होता है। मोस्टली कैप्टन की फाइनल कॉल होती है, लेकिन कोच अपना से देते हैं, कोच अपना इनपुट होते हैं। इनफैक्ट अगर कोच स्ट्रांग हो तो कोच भी प्लेइंग 11 डिसाइड करते हैं, लेकिन कोई सेलेक्टर साथ में बैठ के प्लेइंग 11 सेलेक्ट करे, ये अपने आप में एक अजीब सी बात है। सेलेक्टर्स का काम वहां खत्म हो जाता है जहां वो 15 मेंबर, 16 मेंबर, 18 मेंबर स्क्वाड अनाउंस करते हैं। उसके बाद प्लेइंग 11 की जो सिलेक्शन है, ये कोच और कैप्टन उस वक्त कंडीशंस को देखकर, सिचुएशन को देखकर, फॉर्म को देखकर, टीम की बैलेंस को देखकर डिसाइड करते हैं। इवन वार्म अप में कई बार दिखता है कि कोई बॉलर अपनी अच्छी से बॉलिंग नहीं कर पा रहा है, कोई ऐसा प्लेयर है जो वार्म अप में दिख जाता है कि बढ़िया फॉर्म में लग रहा है, हर बॉल को अच्छे से खेल रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, तो क्यों नहीं इसे चांस दिया जाए। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं, लेकिन ये तो अपने आप में एक अनोखी कहानी है कि एक सेलेक्टर ड्रेसिंग रूम में बैठेगा और वो डिसाइड करेगा कि प्लेइंग 11 क्या होगी। ये सब कुछ शुरू हुआ है जब से आकिब जावेद ने टीम सिलेक्शन की है और पिच को बताया है। अब पीसीबी को लगता है कि यही फॉर्मूला है, ना तो हमें फॉरेन कोचेस की जरूरत है, ना कैप्टन और कोच को इतनी अथॉरिटी देने की जरूरत है। जब आकिब जावेद कैप्टन बने तो उस टाइम पे उन्होंने उस पाकिस्तान के कैप्टन और कोच की मर्जी के अगेंस्ट कुछ डिसीजंस लिए थे, जिसकी वजह से ये ट्रिगर हुआ है सारा जो आप देख रहे हैं सिनारियो। क्योंकि शान मसूद और जेसन गिलिस्पी ये नहीं चाहते थे कि बाबर आजम स्पेशली और शाहीन शाह अफरीदी को बचे दोनों टेस्ट मैचेस के लिए ड्रॉप किया जाए। लेकिन आकिब जावेद एज सेलेक्टर आए, उन्होंने कोच और कैप्टन इन दोनों के डिसीजन को ओवरटर्न किया, अपने डिसीजन को इंपोज किया। पिच को लेकर भी उन्होंने अपना डिसीजन बताया, जबकि पीसीबी ने एक दूसरी पिच ऑलरेडी सेलेक्ट की हुई थी, लेकिन उन्होंने बोला नहीं। तो क्योंकि एक सेलेक्टर ने सही डिसीजन ले लिया, एक सेलेक्टर ने कोच और कैप्टन के ऊपर अपने डिसीजन की बात मान ली, तो पीसीबी ने मान लिया है कि सक्सेस का फॉर्मूला यही है कि सेलेक्टर ही सारे डिसीजन फाइनल ले। इसी वजह से गैरी कर्स्टन को भी अपनी कोच की पोजीशन से रेजिग्नेशन देनी पड़ी, क्योंकि उन्होंने गैरी कर्स्टन के ऊपर भी यही चीज इंपोज करने की कोशिश की कि भाई साहब, आप कोच होंगे लेकिन आप सेलेक्टर से बड़े नहीं हैं, सेलेक्टर डिसाइड करेगा प्लेइंग 11। अब गैरी कर्स्टन साहब ने बोला कि भाई साहब, ये जो फॉर्मूला है ये आप अपने छोटे मोटे कोचेस और प्लेयर्स के साथ कर लो, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मैंने बहुत बड़े बड़े काम किया है, ये सब फालतू गर्दी मेरे साथ नहीं चलेगी। और गैरी कर्स्टन साहब छोड़ के चले गए अपनी कोच की पोजीशन। और मोहम्मद रिजवान, जो मेरे ख्याल से अभी कैप्टनसी के लिए इतने ज्यादा डेस्परेट थे कि उन्होंने सोचा कि जो भी मिले ले लो। कहा जा रहा है कि रिजवान कुछ प्लेयर्स को लेकर के काफी एडमेंट थे, स्पेशली फकर जमान, उनको लेकर के रिजवान ने काफी बातचीत की, लेकिन जब बोर्ड नहीं माना तो फिर रिजवान साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, जैसे भी मिलती है कैप्टनसी तो मुझे मिल जाएगी। और अब जो रिजवान को कैप्टनसी मिली है, मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी ये कैप्टनसी रिजवान से छीनी जाएगी, क्योंकि रिजवान के बोर्ड के साथ अच्छे टर्म्स हैं। रिजवान की फिलहाल कोई ऐसी शिकायत नहीं है, ना कैप्टन को ना कोच को, प्लेयर्स के साथ भी वो बने हुए हैं। जब सीनियर प्लेयर्स को टीम से हटाया भी गया, बाबर, शाहीन, नसीम शाह को भी, तो भी रिजवान को नहीं हटाया गया था। तो रिजवान के कहीं ना कहीं अच्छे टर्म्स हैं और मोर और लेस रिजवान थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस भी देते आए हैं। इनफैक्ट बाबर से ज्यादा इंपैक्ट रहा है उनका, अगर मैं पिछले 1-1.5 साल की बात करूं। 2023 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ एक सेंचुरी बनाई थी, जहां पे बाबर आजम पूरे टूर्नामेंट कोई सेंचुरी नहीं बना सके थे। अभी बांग्लादेश के साथ भी पहले टेस्ट में उन्होंने 171 नॉट आउट की इनिंग्स खेली थी। तो रिजवान के परफॉर्मेंसेस आते रहे हैं और कहीं ना कहीं उसको रिवॉर्ड दिया गया है। लेकिन ये कैप्टेंसी एक, आप कह सकते हो कि इस कैप्टेंसी के बहुत सारी अथॉरिटीज, बहुत सारे पावर जो एक कैप्टन को मिलने चाहिए वो नहीं दिए गए। तो ये अपने आप में एक अजीब डिसीजन है। और साथ साथ एक बहुत ही इनसाइड न्यूज आई है कि इमामुल हक वो आदमी थे जो ड्रेसिंग रूम के अंदर की बातें लीक करते थे, इस वजह से उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया है। ये न्यूज आई है कि
कुछ प्लेयर्स और कुछ जो कोचिंग स्टाफ थे उन्होंने ये नोटिस किया कि इमामुल हक के एब्सेंस में बहुत सारी इनसाइड न्यूज लीक नहीं हो रही है, और कुछ सोर्सेस से उनको ये पता चला कि वो इमामुल हक ही थे। क्योंकि आपको ये चीज याद होगी कि ओडीआई वर्ल्ड कप के समय और उसके बाद एक बहुत सारी बातें हो रही थी कि कैसे सारी इनसाइड न्यूज बाहर आ जाती है, वो न्यूज लीक करने वाले इमामुल हक थे। खैर उस बारे में एक अलग वीडियो में बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम बात करते हैं मोहम्मद रिजवान की अथॉरिटी को लेकर। और ये अथॉरिटी फिलहाल मेरे ख्याल से जो रिसेंट सक्सेस है उसी के नतीजा है। अब आगे इस सक्सेस को क्या कंटिन्यू कर पाएगी पाकिस्तान टीम, क्योंकि ये फॉर्मूला उसी पर डिसाइड करता है। अगर किसी वजह से ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान बुरी तरीके से हार गई तो फिर हो सकता है कि पीसीबी सेलेक्टर्स के साथ भी वही करे जो अभी कोचेस के साथ कर रहे हैं, और आकिब जावेद साहब जिन्हें अभी सर पे बिठाया जा रहा है, हो सकता है कि उन्हें वहां से पटक दिया जाए। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।